नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 भारतीय संस्कृति गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश को व्याख्या कीजिए। नंबर 1, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं। नंबर 2, भारत की भूमि की क्या विशेषता है। खनिज पदार्थ, पृथ्वी को खोदकर निकाले गए पदार्थ जैसे लोहा, चांदी, पीतल आदि। भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर आबहवा, वातावरण। उत्तर अ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में सकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उदित है अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विशेष, इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए इस प्रश्न का यही उत्तर इसी रूप में प्रयुक्त होगा। ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। भारतीय संस्कृति में निहित विभिन्नता में एकता का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि भारतीय वसुंधरा धन धान्य से परिपूर्ण है। इसी कारण कोई ऐसा अन्न या फल नहीं है जिसे यहाँ पैदा न किया जा सकता हो। भारतीय वसुंधरा के गर्भ में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हर प्रकार की वनस्पति और हर प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन कराने में सत्य प्रतीत होती है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत को देखना है कि वातावरण का असर व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर कितना अधिक पड़ता है तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि उन सभी का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा भिन्न भिन्न ही है। नंबर 1, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के वातावरण का प्रभाव यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। नंबर 2, भारत की भूमि की विशेषता यह है कि यहाँ सभी प्रकार के अन्न और फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी खनिज पदार्थ यहाँ की भूमि में पाए जाते हैं और इसकी भूमि पर उगे जंगलों में सभी प्रकार के वृक्ष और जानवर पाए जाते हैं। नंबर 3, भारत में वर्षा की विशेषता यह है कि एक तरफ तो यहाँ की असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक गर्मी 300 इंच तक वर्षा होती है और दूसरी तरफ जैसलमेर राजस्थान की भूमि पर 3 इंच भी नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को तो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ये देखने में आएगी। और प्रस्तुत गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, भारत के संबंध में कौन सी बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती। नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्मावलंबी किस देश में बसे हुए हैं। भारत की जल और वाणी की विशेषता को एक पंक्ति में व्यक्त कीजिए। नंबर 3, सतही दृष्टि से देखने पर किसी व्यक्ति को भारत
के संबंध में क्या दिखाई पड़ता है? नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यह विश्व अनेक देशों में विभक्त है और इन सभी देशों के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, संस्कृति और धर्म है। पूरे विश्व में इन धर्मों को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। भारत की एक अपनी विशेषता है कि यहाँ पर विश्व के सभी देशों के निवासी अथवा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति कम संख्या में ही सही लेकिन मिल अवश्य जाएंगे। जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यधिक कठिन है, उसी प्रकार इस भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इस धर्मों के भी कई संप्रदायों की गणना करना भी निश्चित ही आसान कार्य नहीं है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नता को देखकर एक दूसरे देशवासियों या ऐसे व्यक्ति को यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, वरन यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं है, वरन अनेक जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं। वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोग को भारत में विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। भारत एक देश नहीं वरन अनेक देशों का एक समूह है। यहाँ एक जाति के लोग नहीं रहते, वरन अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के संबंध में यही बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती। नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भले ही कम संख्या में हो, लेकिन भारत में विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले पाए जाते हैं। भारत के जल और वाणी की विशेषता को व्यक्त करते हुए एक पंक्ति कही जा सकती है। कोस कोस पर बदलने, पानी चार कोस पर बानी। सतही दृष्टि से देखने वालों को भारत में विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आती है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भारत भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इसे लेखक का अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम झलकता है। प्रश्न नंबर 3, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से न तो अलग है और न ही हो सकता है और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में मणि या फूल की क्या विशेषता बताई गई है? नंबर 2, विभिन्नताओं की तह में फैली एकता किस प्रकार की है? लिखिए किस प्रकार की है। नंबर 3, भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तह में जड़ में मोहित करता। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में अनेक विविधताएं तो हैं, पर यह सभी विविधताएं बाहरी दृष्टि से देखने पर ही प्रतीत होती हैं। भीतर से देखने पर सब में एक अनोखी एकता और समानता व्याप्त है। जिस प्रकार मोतियों को रंग बिरंगे फूलों को एक रेशमी धागा एक साथ एक हार के रूप में जोड़े रखता है, उसी प्रकार हमारी भारत संस्कृति भी अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं तथा दूसरी विभिन्नताओं को एक साथ जोड़े रहती है। एकता के इस धरातल पर हम सब केवल भारतीय रह जाते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इस हार की प्रत्येक मणि या पुष्प अन्य मणि या पुष्पों से न तो भिन्न है और न ही तो नहीं हो सकती है। यह हार या पुष्प अपनी सुंदरता से ही दूसरों को नहीं लुभाते, वरन दूसरों की सुंदरता
से खुद सुशोभित भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार माला के फूल अपने सौंदर्य से दूसरे को मोहित ही नहीं करते अपितु दूसरे के गले में डाले जाने पर उसको सुशोभित भी करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की धार्मिक, भाषाई और जातिगत विभिन्नता स्वयं तो सुशोभित होती ही है, हमारे देश को भी सुशोभित करती है। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में मणि या फूल की विशेषता के रूप में कहा गया है कि यह केवल अपनी सुंदरता से ही लोगों को मोहित नहीं करते वरन दूसरों की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। विभिन्नता की तह में फैली एकता उस रेशमी धागे की समान है जो विभिन्न प्रकार की मणि मुक्ताओं और फूलों को अपने में गुंथकर एक हार बना देता है। नंबर 2, भारत को भारतीय संस्कृति के विषय में कहा जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई आदि सभी इसी देश में रहने वाले हैं। उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु भारत रूपी जो बड़ा मंदिर है वहाँ सबका है। सब मजहबों के लोग एक ही ईश्वर की इबादत करते हैं। कविवर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने भी ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। हम सब सुमन एक उपवन है। प्रश्न नंबर 4, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जल प्रतापों और प्रभावों का संगम मस्तक बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इस अलग अलग नदियों के उमंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उगम और संगम में एक ही हो जाता है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, भारतीय संस्कृति का नाम किसे दिया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, भारत की नदियों में कैसी विभिन्नता और कैसी एकता है, स्पष्ट कीजिए। अस्तित्व, सत्ता, प्रपात, झरना, प्रकांड, बहुत बड़ा, प्रगाढ़, गहरा, उगम, निकलने का स्थान। उत्तर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि भारतीय संस्कृति की संता फूलों की माला से करना तथा यहाँ की भाषाओं और जातियों को रंग बिरंगे फूल कहना केवल काव्य की कल्पना नहीं है वरन यह एक यथार्थ है, एक ऐतिहासिक सत्य है। जिस प्रकार हजारों वर्षों से प्रवाहित होते आ रहे झरने और नदियों के उमंग अलग अलग होने पर भी उसका जल दूर दूर से आकर सागर में समा जाता है तो उसका मिलन स्थल होता है, उसी प्रकार भारत में भी विभिन्न धर्म, विचारधारा और जाति रूपी झरने हजारों वर्षों से आकर मिल रहे हैं, जिससे एक विस्तृत और सागर के समान ही एक गहन गंभीर भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हर एक नदी का उमंग स्थल अलग अलग होता है, उसका मार्ग भी दूसरे से भिन्न होता है और हर नदी के किनारे की भूमि में प्रदेश की जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, पर इस सभी नदियों में एक ही पानी है जो सागर में एक साथ मिलता है और फिर बादल के रूप में एक जैसा बरसता है। जिस प्रकार नदियों का जल अपने उगम बादल और संगम सागर पर एक जैसा हो जाता है, उसी प्रकार विभिन्न स्थानों से आई हुई संस्कृतियाँ अपने संगम स्थल भारतीय संस्कृति में एक सी सुखद और कल्याणकारी हो गई है। नंबर 1, भारत के विभिन्न धर्म, विचारधारा और जाति रूपी जल प्रपात और प्रवाह हजारों वर्षों से आकर भारत में व्याप्त हैं, इसे ही विस्तृत और सागर के समान गहन और गंभीर भारतीय संस्कृति के नाम दिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति नंबर 2, भारत की नदियों के उमंग स्थल भिन्न भिन्न हैं, यह अलग अलग स्थानों से होकर बहती हैं और भिन्न प्रकार की उपज करती हैं, लेकिन इन सभी नदियों में एक ही शुद्ध, शीतल, स्वच्छ और स्वस्थ वर्धक जल प्रभावित होता रहता है, जो अपने उगम
और संगम में एक हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमरतत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़े को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 क, इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। नंबर 2, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में किस अमर तत्व की ओर संकेत किया है। नंबर 3, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं। निर्मल, स्वच्छ अभिलाषा, चा, बर्दाश्त करना, सहना, अस्तित्व, विद्यमान होना। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वादबद्ध जल अमृत के समान प्रभावित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। लेखक की हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रभावित इन नदियों में वह अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है और यही भारतीय संस्कृति के उदात्त परंपरा भी हैं। यद्यपि इस देश में तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है। नंबर 1, प्रसिद्ध शायर इकबाल का कहना है कि न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व अवश्य विद्यमान रहा जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। नंबर 2, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में अनेकता में एकता नामक अमर तत्व की ओर संकेत किया है और यह स्पष्ट किया है कि इस शक्ति के द्वारा भारतीय संस्कृति भविष्य में भी जीवित और स्थायी बनी रहेगी। नंबर 3, हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमर तत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल मृतप्राय शरीर में नए प्राण फेंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमर तत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इस देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आश्चर्य है। इसका मूर्त रूप कौन है जिसका गद्यांश में वर्णन किया गया है, या लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। नंबर 2, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत बताइए, यह हमारे मुख किस रूप में आता रहा है। नंबर 3, लेखक ने अमर तत्व का स्रोत किसे बताया है। नैतिक, नीति का चरित्र संबंधित, आध्यात्मिक, आत्मा से संबंधित स्रोत, प्रवाह, मूर्त, साकार, मज्जा, चर्बी, मृतप्राय, लगभग मरा हुआ। उत्तर प्रथम, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि हमारी संस्कृति में निहित अमृत तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है जो आदिकाल से ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर तथा अप्रत्यक्ष अगोचर रूप में संपूर्ण देश में बहता चला आ रहा है। यह कभी कभी स्थूल रूप में अर्थात मूर्त रूप में किसी महापुरुष के रूप में भी जन्म लेता रहा है,
द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहे हैं कि हम बड़े ही भाग्यवान हैं। इसी प्रकार के एक स्थूल रूप को महात्मा गांधी के रूप में हमने अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते हुए देखा है। इसी मूर्त रूप में स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप सूख चुकी हमारी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर नई मज्जा प्रदान की। मरे हुए से हमारे शरीर में प्राणों का संचार किया। निराश एवं मुरझाए हुए दिलों को प्राणदान देकर पुनः खिला दिया और उनमें नूतन ऊर्जा का संचार किया। उस मूर्त रूप में जो अमर तत्व प्रदान किया वह सत्य और अहिंसा का है। नंबर 1, मानव मात्र की जीवन के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमर तत्व की आवश्यकता है। आज की बढ़ती हुई हिंसात्मक वृत्ति में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। सत्य और अहिंसा के मूर्तिमान स्वरूप राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी हैं, जिनका प्रस्तुत गद्यांश के सांकेतिक रूप से वर्णन किया गया है। नंबर 2, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो कि अनंत काल से कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष और कभी मूर्त रूप में हम सभी के सम्मुख आता रहा है। नंबर 3, लेखक ने अमर तत्व को स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। प्रश्न नंबर 7, हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पद अहिंसा की हो। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनके मुख्य स्थान दिया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? यहाँ किस देश में प्रजातंत्र की बात की जा रही है? नंबर 2, नैतिक सिद्धांतों में किस तत्व को सम्मुख स्थान दिया गया है? नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं? आभास, प्रतीति, पथ, मार्ग। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक का कहना है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु हमारा यह नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न करें जिससे किसी दूसरे को उससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि हम ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो हमारी सामाजिक एकता बनी रहेगी और सभी को उन्नति करने के एक समान अवसर मिलेंगे। संघर्ष तब होता है जब एक के स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ में बाधा पहुंचाते हैं। इस संघर्ष को टालने का एकमात्र उपाय अहिंसा या त्याग भावना का अनुसरण करना है। इसी अहिंसा तत्व पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तब अहिंसा को मुख्य स्थान देते हैं। नंबर 1, प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह स्वयं के साथ साथ अपने समूह और समाज का भी विकास कर सके। इस गद्यांश में भारत में प्रजातंत्र की बात कही जा रही है। नंबर 2, नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा तत्व को ही प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के विकास में आने वाले संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पद अहिंसा के हों। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के द्वारा अहिंसा तत्व के महत्व को उद्घाटित किया गया है। उसका कहना है कि व्यक्ति के मध्य संघर्ष तभी दूर हो सकेगा जब सभी लोग अहिंसा के मार्ग पर चले और हिंसा की भावना का त्याग कर दें। प्रश्न नंबर 8, अहिंसा का दूसरा नाम क्या? नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन तैकेन
बुझी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हिंसा और अहिंसा के लिए प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहा गया है? श्रुति नंबर 2, श्रुति क्या कहती है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के विरोध क्या हैं, इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? नंबर 4, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है? भोग, सांसारिक सुविधाओं, सांसारिक वस्तुओं का उपयोग, तेकेन भुजिथा, इसलिए त्याग की भावना से भोग करो। श्रुति, वेद, उपनिषद। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा की अवधारणा का विशेष महत्व है। वास्तव में हमारी संस्कृति अहिंसा के मूल तत्व पर ही आधारित है। संस्कृति में नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में स्वीकृत अधिकांश नैतिक मान्यताएं भी अहिंसा के तत्व पर ही आधारित हैं। अहिंसा का दूसरा नाम ही त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। हिंसा का रूप पदार्थों के भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य स्वार्थ के कारण जब पदार्थों का अकेले ही उपभोग करता है तभी हिंसा का जन्म होता है। भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का समन्वय है। जब तक हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वेद और उपनिषद में भी त्याग पूर्वक भोग को महत्व दिया गया है। हम जिन पदार्थों का भोग करें, त्याग अनासक्ति की भावना से करें। त्याग की भावना से सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। इसी भावना से व्यक्ति का व्यक्तित्व से, व्यक्ति का समाज से, समाज का समाज से और देश का देश से संघर्ष समाप्त हो सकता है। सभी संघर्ष स्वार्थ या भोग को लेकर होते हैं। यदि हम सभी विरोधों या संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नैतिक चेतना को इसी तत्व त्याग से ओतप्रोत करना होगा। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में कहा जाता है कि हिंसा का ही दूसरा नाम स्वार्थ है, जो भोग के रूप में व्यक्तियों के सम्मुख आता है, और अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। भारतीय संस्कृति में भोग को भी त्याग से ही निकाला गया है। नंबर 2, श्रुति कहती है कि तेन जति तैकेन भुजिता, अर्थात त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए, क्योंकि त्याग की भावना से ही सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विरोध हैं। व्यक्ति का विरोध, व्यक्ति समाज का विरोध, समाज का विरोध, समाज देश का विरोध, देश का विरोध आदि। इन सभी प्रकार के विरोधों को त्याग की भावना से प्रस्फुटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। नंबर 4, हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप त्याग है। प्रश्न नंबर 9, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भावों से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उसमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और सांप्रदायिक पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व को चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है, जबकि हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, भारतीयों ने भिन्न धर्मों और विचारधाराओं के लिए क्या किया? नंबर 2, भारतीय लोगों ने विभिन्न देशों के व्यक्तियों और संस्कृतियों के साथ क्या किया? नंबर 3, भारतीयों ने किस प्रकार एकता स्थापित की? नंबर 4, भारतीयों का प्रभुत्व अभी भी दूसरों पर क्यों कायम है? नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है?
फलने फूलने, एक सूत्रता, एकता, सौहार्द, मित्रता का भाव, कब्जा, अधिकार, प्रभुत्व, वैभव। उत्तर और प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि भारतीय संस्कृति ने कभी भी उन संस्कृतियों सभ्यताओं को विकसित होने में बाधा नहीं पहुंचाई जो उसकी अपनी नहीं थी। उसका कहना है कि भारतवासियों ने सदैव अलग अलग विचारधाराओं को, जो भी धर्म आदि विभिन्न रूपों में होती हैं, सदैव विकसित होते और उनके अपने ही ढंग से उन्हें पल्लवित पुष्पित होने दिया। विभिन्न देशों के लोगों को इस प्रकार अपने से मिल जाने दिया जैसे कि वह उनके अपने ही हो। भारतवासियों ने विभिन्न देशों की संस्कृतियों को स्वयं में मिला लिया और स्वयं को उनकी संस्कृतियों में मिले जाने दिया। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने एकता और समरसता का यह कार्य बलपूर्वक नहीं किया, वरन प्रेम और मित्रता की भावना से किया। उन्होंने कभी भी विदेशियों के शारीरिक अंगों पर, चल अचल संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, वरन सदैव उनकी हृदय पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। क्योंकि किसी के शरीर पर तो बलपूर्वक अधिकार किया जा सकता है, लेकिन हृदय पर नहीं। यही कारण है कि आज भी भारतीयों का जो प्रभाव दूसरे पर बना हुआ है वह उनके चरित्र और चेतना का है। अंतिम पंक्ति में लेखक भारतीयों की वर्तमान स्थिति पर अफसोस प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि आज भारतीय अपने उस गुण को, जिसके बल पर वह दूसरों पर कायम थे, स्वयं भूल चुके हैं और भूलते ही जा रहे हैं। नंबर 1, भारतवासियों ने विभिन्न धर्मों और स्वतंत्रता पूर्वक पल्लवित पुष्पित होने और भिन्न वैचारिक धाराओं को बिना किसी रोक टोक के अपने अपने मार्ग पर प्रभावित होने दिया। भारतीय लोगों ने भिन्न भिन्न देश के व्यापारियों को अपने से मिल जाने दिया तथा विभिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में तथा अपने देश की संस्कृतियों में उनमें मिल जाने दिया। नंबर 3, भारतीयों ने स्वदेश और विदेश में एकता, प्रेम और सौहार्द से स्थापित की, बलपूर्वक नहीं। अपने का प्रभुत्व दूसरों पर अभी भी मात्र इसलिए कायम है क्योंकि उन्होंने उनके हृदयों को जीत लिया, उनके घर, धन संपत्ति और व्यक्तित्व को कभी अपने अधीन नहीं किया। नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों के उच्च आदर्श को स्पष्ट किया है जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व, प्रेम और सौहार्द से स्थापित करता है तथा यहाँ भी बताता है कि वर्तमान समय में भारतीय स्वयं उससे विमुख होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, हर प्रकार की प्राकृतिक, जन और मानवकृत विपदाओं से पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मकता शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों के आक्रामक और पददलित हुए, हम पर प्राकृतिक और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, भारतीय संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एक सृजनात्मक शक्ति बनी रही। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। किस किस प्रकार की विपत्तियों पर पड़ने पर भी भारतवासियों की सृजनात्मकता कम नहीं हुई। प्राकृतिक, जन, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न, मानवकृत, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न विपदा, आपदा, आपत्ति, विपत्ति, सृजनात्मक शक्ति, नवीन निर्माण की शक्ति। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतिहास में साक्षी बताते हुए लेखक कहता है कि भारतवर्ष में साम्राज्य बने, समाप्त हुए, विभिन्न संप्रदायों विकसित हुए और उनका पतन भी हुआ तथा विदेशियों ने हम पर आक्रमण किए और हमें अपमानित भी किया। प्राकृतिक और मनुष्यों ने एक बार नहीं अनेक बार हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है कि उसने सभी को अपने में समाविष्ट कर लिया। इसी कारण हमारी संस्कृति, हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मकता शक्ति आज तक बनी हुई है। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ, एक महान है। नंबर 1, पंक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने भारतीय संस्कृति के महान आध्यात्मिक, नैतिक आधार तथा विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को उच्च बताए रखने के आधार को स्पष्ट किया है। संक्षेप में
लेखक ने भारतीय संस्कृति की महानता को स्पष्ट किया है। नंबर 2, प्रत्येक प्रकार की प्राकृतिक जन यथा भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और मानव जन्य विपत्तियों के पड़ने पर भी भारतवासियों को की सृजनात्मकता शक्ति में कभी कमी नहीं आई रही। प्रश्न नंबर 11, हम अपने दुदिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्म योगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्म धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा स्मरण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया है। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्दंड विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पकड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहें वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सकें। उनका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, बहुरेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कैसे दुदिनों में भारत ने किन उच्च आसन के अधिकारी व्यक्तियों को जन्म दिया है। नंबर 2, किन परिस्थितियों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई हैं। नंबर 3, भारतवासियों की सामूहिक चेतना कैसे आधार पर स्थित है। दुदिन, बुरे दिन, मनीषी, बुद्धिमान, आसन, स्थान, उन्नत, श्रेष्ठ, असाधारण। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। इतिहास को साक्षी बनाते हुए लेखक राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत देश को भी बुरे दिन देखने पड़े थे, परंतु यह भी सत्य है कि इन बुरे दिनों में भी भारत ने अनेक विद्वानों एवं योगियों को जन्म दिया है। महान भारतीय सपूत इतने योग्य थे कि उन्हें संसार के किसी भी भाग में किसी भी युग अनिवार्य रूप में समान एवं उच्च पद के योग्य ही समझा जाता है। जब हमारा देश स्वतंत्र था तब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और धर्म में रत रहने वाली क्रांति और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि, योगीराज, अरविंद घोष तथा स्मरण महर्षि जैसे महान योगी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी काल में हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक एवं महान विद्वान भी उद्भूत हुए जिनकी योग्यता को आज भी सारा संसार स्वीकार करता है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि जिस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्व की अनेक जातियां प्राय समाप्त हो गईं, उसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम भारतीय हर प्रकार से अपने आप को कुशल बनाए रखने में सफल तो रहे ही, हमने अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को भी बनाए रखा। इस विशिष्ट का मुख्य कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना का आधार सुदृढ़ नैतिकता है। हमारी नैतिक चेतना पहाड़ों के समान मजबूत, समुद्र से भी गहन तथा आकाश से भी अधिक व्यापक है। इन्हीं गुणों के कारण भारतीय संस्कृति महान है, जिसके कारण हमारे देश ने अपने बुरे दिनों में भी विश्वविख्यात महान व्यक्तियों को जन्म दिया। नंबर 1, परतंत्रता दास्ता के दिनों में भारत ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद आदि के साथ साथ अनेक वैज्ञानिक और विद्वानों को जो उच्च आसन के अधिकारी थे जन्म दिया। दास्ता अथवा परतंत्रता की परिस्थितियों में पकड़कर 2, संसार की अनेक प्रसिद्ध जातियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नंबर 3, भारतवासियों की सामूहिक चेतना पर्वतों से भी दृढ़, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक नैतिक आधार पर स्थिर है। प्रश्न नंबर 12, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता की इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण
को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था। नंबर 2, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल पर क्या महत्व बताया है। विचारणीय, विचार करने योग्य, बुद्धिजीवी समाज का प्रभुत्व वर्ग। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतीयों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभवतः नहीं है। ऐसी चेतन शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इनके संबंध, जातियां आपस में बंधी हुई है, जहां इनमें सभी तरह की विशेषताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, वही उन सबके एक एकता है जिसे ध्यान में देखने, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। नंबर 1, क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था, जो गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लेखनीय नैतिक चेतना का सहारा लिया था। नंबर 2, लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का यह महत्व बताया है कि इसी के कारण संपूर्ण भारत के सभी शहर, गांव, प्रदेश, विभिन्न जातियां, संप्रदाय, वर्ग आदि एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसके कारण गांधी जी ने देश की जनता को क्रांति के लिए तत्पर किया। प्रश्न नंबर 13, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिसके द्वारा आज की सारी संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों को स्वतत्वों पर जोर न देकर व्यक्तित्व, कर्तव्य और सेवानिष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार बनानी चाहिए। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के भाव पर आधारित एक पंक्ति लिखिए। नंबर 4, आर्थिक व्यापार करने में किस भावना की प्रधानता होनी चाहिए। पुनरावृत्ति फिर से दोहराना, आर्थिक व्यवस्था, धन का विवरण और उपभोग, स्वत्व अधिकार, सेवानिष्ठा, सेवा भावना में विश्वास। उत्तर व, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि हमें समाज और देश में अन्यायों और अत्याचारों को फिर से न दोहराएं जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था से दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार नैतिक चेतना या संस्कृति द्वारा निर्धारित होना चाहिए। धन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएं उनमें सदैव नैतिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से अन्याय, अत्याचार और संघर्ष समाप्त हो जाएगा। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं स्वार्थ को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। प्रत्येक कार्य कर्तव्य और सेवा की भावना से करना चाहिए। हमें अपने स्वार्थों और अधिकारों की पूर्ति का कर्म तथा कर्तव्य और सेवा की भावना का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार तराजू दो पदार्थों के परिणाम में समन्वय बनाकर दोनों के साथ न्याय करती है, उसी प्रकार हमें प्रत्येक कार्य में भोग तथा स्वार्थ का कर्तव्य और सेवा भावना के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे संघर्ष होने की संभावना नहीं रहेगी। नंबर 1, भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बनानी चाहिए कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ और भोग की भावना ही प्रधानता न हो, क्योंकि स्वार्थों से टकराने से संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः स्वार्थ की भावना को त्याग कर सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि मनुष्य को अपने समस्त आर्थिक कार्य
व्यक्तिगत त्याग, सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। हमें अपनी नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपने कार्य करने चाहिए। लेखक की यह भावना गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के समान है। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश के भाव पर आधारित एक पंक्ति हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया। नंबर 4, आर्थिक व्यापार करने में व्यक्तिगत त्याग, सामाजिक कल्याण, सेवा और कर्तव्य भावना की प्रधानता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उस उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूहों के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुर यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। व रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सब नंबर 1, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है? इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए? नंबर 2, किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती? या उपयुक्त अवतरण में लेखक ने मानव का क्या संदेश दिया है? नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या सुझाव दिया है? क्या आप इससे सहमत है? नंबर 4, विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है? स्पष्ट कीजिए। या आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? अतुल, जिसकी तुलना न हो सके। उत्कर्ष, उत्थान, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, प्रेरणा देना। अंकुश, नियंत्रण, परिमित, सीमित। उत्तर व प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो रही है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह के को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसा मुक्त त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यह मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। 100 नंबर 1, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। नंबर 2, नैतिकता के अंकुश के बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकारी नहीं होती। यही उस असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है और उसके दुरुपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने विज्ञान की सहारक नीति को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है तथा इसके नियंत्रण के लिए अहिंसा के परिपूर्ण त्याग की भावना को आवश्यक बताया है। मैं लेखक के इस कथन से 100% सहमत हूँ। नंबर 4, विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसके मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदरता और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में 2 बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा ही साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करे। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। व रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के समन्वय के लिए क्या
किया जाना चाहिए। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वर्तमान में हमें अपने पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाकर भारतीय संस्कृति के समृद्ध स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। विभिन्न भाषावाद भी हमारी संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को आघात पहुंचा रहे हैं। इसका समाधान सुझाते हुए लेखक कहते हैं कि भारत में अनेकानेक प्रादेशिक भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में अनेक सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली साहित्यिक कृतियाँ हैं। यदि हम इन कृतियों के सारतत्व से अन्य भाषाई को परिचित करा सके तो हमारी समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के समन्वय के लिए प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद करा के उसे भारत की संघ लिपि अर्थात हिंदी में छपवाने चाहिए। प्रश्न नंबर 16। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान की सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहित भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सर्जन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्यिक संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, संदर्भ लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स, भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि इस भारतवर्ष में विद्यमान विभिन्न भारत संस्कृतियों के समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जो सभी भारतीय भाषाओं की कृतियों में पारंपरिक आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा प्रारंभ करे। लेखक के कहने का आश्चर्य है कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक भारतीय भाषा की कृति का अन्य सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सके। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारतवर्ष में विद्यमान विभिन्न संस्कृतियों में समन्वय के लिए आवश्यक है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों का समन्वय हो जाए। यदि कोई इस प्रकार का संगम स्थापित हो जाता है तो यह विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को साहित्य सर्जन के प्रति प्रोत्साहित कर सकेगा। इसके साथ ही यह संगम साहित्य के स्तर के उत्थान तथा उत्तमोत्तर साहित्य की चेतना करने में भी पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होगा। भारत अपनी एक सूत्रता को गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि कलाओं के द्वारा प्रदर्शित करता आया है। प्रश्न नंबर 17। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर नंबर 1। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है के लिए पाठ में आई काव्य पंक्ति लिखिए। नंबर 2। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की सुंदर धरती को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, परंतु आज समाज में ऐसा वातावरण व्याप्त है उसे देखते हुए इसे पृथ्वी का स्वर्ग नहीं कहा जा सकता। स्वर्ग की स्थापना तो सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा की भावना से होती है। यदि हम वास्तव में इस धरती पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य के जीवन की प्रत्येक गतिविधि सत्य, अहिंसा और सेवा भाव से प्रेरित हो। ऐसा होने पर संघर्ष, देश, घृणा और युद्ध की इस समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा मानव जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगी। नंबर 1। प्रश्नों में उल्लेखित अंश के लिए पाठ में आई काव्य पंक्ति है। गर फिर दोष वर रुए
जमीनस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करने के लिए सत्य, अहिंसा, कर्तव्य पालन और सेवा भाव की भावना पर बल दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।